गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। वेलकम टू STVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेज। आज की इस क्लास में हम करेंगे अपनी जो 6 पोएम है उसकी व्याख्या करेंगे। और पोएम का शीर्षक है बेटा काले जो चंपा है वो काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा एक लड़के का नाम है। इस कविता की रचना कवि त्रिलोचन जी ने की है। इस कविता के माध्यम से कवि ने समाज की दो बुराइयों के माध्यम से दो जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का यहाँ पर प्रयास किया है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। और वो समाज में प्रचलित जो कुरीतियाँ हैं, जो प्रवृत्ति हैं, वो कौन सी हैं? एक तो गांव के जो लोग हैं वो साक्षरता के प्रति, पढ़ाई के प्रति उदासीनता लिए हुए हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि जो लोग पढ़ लिख जाते हैं वह अपने गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। तो एक तो पलायनवादी प्रवृत्ति पर यहाँ पर कवि ने व्यंग्य कसा है। और इस कविता के माध्यम से यह भी बताना चाहा है कि किस प्रकार जो गांव के लोग हैं वो पढ़ाई के प्रति, अपनी साक्षरता के प्रति उदासीनता का भाव लिए हुए हैं। यही कवि ने इस कविता में बताना चाहा है। सिंपल सी लैंग्वेज है और इजी सी पोएम है बेटा। इसमें एक चंपा नाम की लड़की है जिसके माध्यम से कवि हमें इस कविता का जो संदेश है वो देना चाहते हैं। इसकी व्याख्या करेंगे हम। व्याख्या में मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले प्रसंग आ जाएगा। प्रसंग के बाद हम इसका सरलार्थ अथवा भावार्थ पढ़ेंगे और भावार्थ के बाद विशेष। विशेष में काव्य सौंदर्य, भाषागत जो विशेषताएं हैं वो आ जाएंगी। तो इसकी व्याख्या हम शुरू करें। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये स्वर निकला करते हैं। देखो यही बताना चाहा है यहाँ पर कि एक चंपा नाम की जो लड़की है वो निरक्षर है और वो हैरान हो जाती है कवि को पढ़ते और लिखते हुए देखकर। तो देखो इसमें प्रसंग में हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती से लिया गया है। इस काव्यांश या इस कविता के कवि त्रिलोचन जी हैं। इस कविता में कवि ने एक चंपा नामक निरक्षर लड़की है उसके बारे में हमें बताया है कि किस प्रकार उस लड़की में पढ़ाई के प्रति उदासीनता है। यही इस काव्यांश में कवि ने बताना चाहा है। व्याख्या देखें। व्याख्या में क्या आ जाएगा? जो चंपा है, चंपा नाम की एक लड़की है, वह निरक्षर है। उसकी निरक्षरता के बारे में कवि यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं कवि? कवि कहना चाहते हैं कि चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती, अर्थात उसे अक्षर ज्ञान नहीं है, वह निरक्षर है, अनपढ़ है। जब कवि पढ़ने लगता है तो वह वहाँ पर आ जाती है और वह उसके द्वारा बोले गए अक्षरों को चुपचाप खड़ी खड़ी सुना करती है। उसे इस बात की बड़ी हैरानी होती है कि किस प्रकार इन काले काले अक्षरों से ये स्वर निकलते हैं, ये ध्वनियाँ निकलती हैं। इस प्रकार कवि को पढ़ते और लिखते देखकर उस निरक्षर लड़की चंपा को बड़ी हैरानी होती है। वह अक्षरों के अर्थ से हैरान हो जाती है क्योंकि वह अनपढ़ है, उसे अक्षर ज्ञान नहीं है। इसलिए वह यह सोचती है कि जो ये काले काले चिन्ह हैं, जो निशान हैं, उनसे किस प्रकार इतनी अच्छी ध्वनियाँ निकलती हैं, इतने अच्छे स्वर निकलते हैं। तो विशेष में क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर विशेष में हो जाएगा कि यहाँ पर निरक्षर व्यक्ति की हैरानी का कवि ने सुंदर बिंब प्रस्तुत किया है। काले काले जो शब्द हैं उसमें और जो खड़ी खड़ी शब्द यहाँ पर आया है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि शब्दों का यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर एक शब्द के साथ दूसरा शब्द आया है। तो यहाँ पर क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अलंकार यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश हुआ। और सरल भाषा है, खड़ी बोली का प्रयोग है, मुक्तक छंद है और अनुप्रास का जो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की जो छटा है वह देखते ही बनती है। पूरे के पूरे पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का सुंदर कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हमने अपना ये पहला पद्यांश कंप्लीट किया। इसका जो दूसरा पद्यांश है वो पढ़ेंगे। चंपा सुंदर की लड़की है। देखो पद्यांश मैंने आपको एक बार बता दिया। पद्यांश की जो प्रसंग है वो
सेम रहेगा, बस उसमें ये देखेंगे कि क्या बताया गया है यहाँ पर कवि ने। तो प्रसंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी बुक का नाम और कवि का नाम, कविता का नाम, और क्या बताना चाहा है यहाँ पर, चंपा नामक लड़की के बारे में ही यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। क्या कहना चाहते हैं कवि यहाँ पर, कवि कहना चाहते हैं कि किस प्रकार उस छोटी सी लड़की में शिक्षा के प्रति कितनी उदासीनता है। क्या क्या बताया है कवि ने, चंपा सुंदर की लड़की है। कवि चंपा के विषय में बताते हुए कहते हैं कि वह सुंदर नामक एक ग्वाले की लड़की है। सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। यहाँ पर जो चंपा है उसका वर्णन करते हुए, उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि जो चंपा नाम की लड़की है वो सुंदर नामक एक ग्वाले की बेटी है। वह क्या काम करता है, गाय भैंसे चराता है। चंपा गोपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। यहाँ पर जो बताया गया है उस पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि वो छोटी सी लड़की है और उस लड़की को पढ़ा लिखा कर एक साक्षर और अच्छा नागरिक बनाने की बजाय जो माता पिता हैं वो उस छोटी सी उम्र में उससे काम करवाते हैं। क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि चंपा उन सभी पशुओं को प्रतिदिन चराने के लिए लेकर जाती है, चरवाही करती है, पशुओं को चराती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कवि चंपा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह बहुत अच्छी लड़की है, उसका स्वभाव चंचल है, वह शरारतें भी करती है, क्योंकि प्रत्येक जो बच्चा है उसकी ये स्वभावगत विशेषता होती है कि वह बचपन में शरारती होता है। यहाँ पर कवि ने यही बताना चाहा है कि वह स्वभाव से चंचल है, शरारत भी बहुत करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। आगे कवि क्या कहना चाहते हैं कि कभी कभी वह कवि के साथ भी शरारत कर देती है, वह कवि की कलम को चुरा लेती है, जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ। कवि अपने बारे में बताते हैं कि उस लड़की के द्वारा जो कलम है वो चुरा ली जाती है और मैं उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज़ गायब है। तो कवि उनकी शरारतों के बारे में, चंपा की शरारतों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कलम जैसे तैसे मैं ढूंढ कर लाता हूँ। तो कवि अब देखते हैं कि उनके जो मेज है, जो स्टडी टेबल है, उस पर से अब कागज़ गायब हो चुका है, परेशान फिर हो जाता हूँ। कवि यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि उस लड़की की शरारतों से मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। इस प्रकार इस काव्यांश में क्या बताना चाहा है, विशेष देखेंगे। विशेष में क्या आ जाएगा, जो ग्रामीण जीवन है उसका सुंदर चित्रण किया है, खड़ी बोली का प्रयोग है, भाषा सरल सहज है, मुक्तक छंद है। कभी कभी में कौन सा अलंकार आया है बेटा, शब्दों का यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है। तो क्या हो गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और पूरे के पूरे इस काव्यांश में अगर देखें तो हम अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। चंपा के पारिवारिक जीवन के बारे में, उसकी शरारतों के बारे में इस काव्यांश में कवि ने बताया है। इस प्रकार हमारा यह काव्यांश कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ें। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। यहाँ पर कवि ने क्या बताना चाहा है, कवि ने बताना चाहा है कि वह एक शरारती लड़की है और किस प्रकार वह कवि को लिखते और पढ़ते हुए देखकर हैरान हो जाती है और हैरान होने के बाद वह कवि से प्रश्न पूछती है। क्या पूछती है, इसकी व्याख्या में क्या लिखेंगे। कवि कहना चाहते हैं कि चंपा को काले अक्षरों का ज्ञान नहीं है, उसका अक्षरों से कोई संबंध नहीं है क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई है। वह कवि से पूछती है कि तुम दिन भर कागज पर लिखते रहते हो, कागज ही गोदा करते हो दिन भर, तुम दिन भर कागज पर लिखते रहते हो, क्या यह काम तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, क्या यह काम बहुत अच्छा है। प्रश्न शैली का प्रयोग हुआ है। कवि से यहाँ पर प्रश्न पूछती हुई कहती है कि तुम दिन भर जो कागजों में लिखते रहते हो, क्या यह काम बहुत अच्छा है अथवा यह काम तुम्हें क्या बहुत पसंद है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि चंपा की ऐसी बातें सुनकर उनकी हंसी रुक नहीं पाती है और वह उनकी बातें सुनकर हंसने लग जाते हैं।
फिर चंपा चुप हो जाती है। कवि कहते हैं कि जैसे ही वो मुझे हंसता हुआ देखती है तो वह बेचारी चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। यहाँ पर कवि ने वर्णन करते हुए बताया है कि वह चंपा को पढ़ाई का महत्व समझाना चाहते थे, इसलिए एक दिन उन्हें चंपा से कहा कि चंपा आओ तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। तुम्हें यह पढ़ाई का जो अक्षर ज्ञान है, जो पढ़ना लिखना है, वो एक दिन बहुत काम आएगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। आगे यहाँ पर कवि त्रिलोचन जी बताना चाहते हैं गांधी जी का यहाँ पर मीनिंग है कि महात्मा जो गांधी जी की यह इच्छा थी कि प्रत्येक भारतवासी साक्षर हो, इसलिए तुम भी पढ़ाई का महत्व समझो और गांधी बाबा की जो इच्छा है उसको पूरा करने में योगदान दो। इस प्रकार पढ़ने लिखने के बारे में यहाँ पर कवि उसे समझाना चाहते हैं। विशेष में क्या हो जाएगा? विशेष में हो जाएगा यहाँ पर मुक्तक छंद है बेटा, पूरी ही कविता में अनुप्रास अलंकार है, ग्रामीण जीवन का यहाँ पर सटीक वर्णन हुआ है, देशज शब्दावली है और खड़ी बोली का यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया है, और जो निरक्षर व्यक्ति है उसकी मनोदशा का यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इस प्रकार हमारा यह काव्यांश भी कंप्लीट हुआ। आगे देखें, चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। देखो यहाँ पर कैसे एक निरक्षर व्यक्ति की मानसिकता, उसकी रूढ़िवादिता का यहाँ पर कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जब कवि उस चंपा नामक लड़की को पढ़ने की बात कहते हैं तो वह चिढ़ जाती है और क्या कहती है? वह कहती है कि जो पढ़ना लिखना है वह अच्छा काम नहीं है। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कवि के कहने पर कवि का जो प्रश्न था कि तुम भी पढ़ लो, तुम क्यों नहीं पढ़ रही हो, तो इसका उत्तर देते हुए चंपा कहती है कि मैं कभी भी नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। जब कवि गांधी बाबा की इच्छा बताते हैं कि उनकी इच्छा थी कि प्रत्येक भारतवासी साक्षर बने, तो उस बात को सुनकर चंपा हैरान हो जाती है। वह कहती है कि आप तो यह कहते थे कि जो गांधी बाबा हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, फिर वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देखो मानसिकता, देखो यहाँ पर निरक्षर व्यक्ति की मानसिकता है, उसकी मनोदशा है कि वह पढ़े लिखे व्यक्ति को अच्छा नहीं समझती है, और जो पढ़ाई लिखाई की बात करे वह भी उसे बुरा ही व्यक्ति लगता है। तो गांधी बाबा सबको साक्षर बनाना चाहते थे, इसलिए वो कहते हैं कि गांधी बाबा तो अच्छे थे, फिर वो किस प्रकार ऐसे पढ़ाई की बात कर सकते हैं, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। यहाँ पर चंपा क्या कहती है कि मैं नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि पढ़ लिख कर लोग अच्छे इंसान नहीं बन पाते हैं। मनोदशा का यहाँ पर सुंदर वर्णन किया है कि किस प्रकार उसके मन में पढ़ाई के प्रति एक संकोच की भावना आ गई है। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। अब देखो कवि दोबारा से जोर दे रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। वह चंपा को समझाते हुए कहते हैं कि पढ़ लेना बहुत अच्छी बात है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी। यहाँ पर समझाते हुए कवि त्रिलोचन जी चंपा को कहते हैं कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम अपने ससुराल चली जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। पढ़ाई का महत्व बताते हुए यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर होना चाहिए, और यह बात वह चंपा को समझाना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि पढ़ लेना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम अपने ससुराल चले जाओगी, तुम्हारा जो पति है वो कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा और फिर वह अपनी नौकरी के लिए कलकत्ता जैसे बड़े शहर में चला जाएगा। कवि यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि जब तुम्हारा पति नौकरी करने के लिए कलकत्ता जाएगा तो वह कलकत्ता जो स्थान है वह
तुमसे बहुत दूर होगा। तो ऐसे में तुम अगर पढ़ोगी लिखोगी नहीं तो कैसे अपने पति को तुम अपना संदेशा भेज पाओगी, और तुम्हारे पति के जो पत्र आएंगे कैसे उनको तुम पढ़ पाओगी। इसलिए कवि उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चंपा पढ़ लेना बहुत अच्छा है। पढ़ लेना अच्छा है, क्यों है अच्छा? क्योंकि उससे तुम्हारे जो बिगड़े हुए काम हैं वो बनेंगे। अपने पति को तुम संदेश भेज पाओगी और उन पति के द्वारा भेजे हुए पत्रों को तुम आसानी से पढ़ पाओगी। इस प्रकार यहाँ पर कवि ने बताया है कि किस प्रकार एक साक्षर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने में सक्षम होता है। तो बेटा देखो, पूरी कविता में ही खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार है, यहाँ भी मुक्त छंद है, ग्रामीण जीवन का सुंदर वर्णन किया है। और गांव से नगरों की तरफ पलायन करने वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी प्रवृत्ति को यहाँ पर कवि ने दर्शाया है। देखो, उसका पति कलकत्ता चला जाएगा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यही बताना चाहते हैं कि किस प्रकार पढ़े लिखे जो लोग हैं वह अपने जन्मभूमि को, अपने गांव को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, और इससे जो शहरीकरण है उसमें शहरी जनसंख्या में बहुत बढ़ोतरी होती जा रही है और गांव खाली होते जा रहे हैं। और इस पर कवि ने चिंता व्यक्त की है और इसी को यहाँ पर, इस मानसिकता को यहाँ पर दर्शाना चाहा है कि किस प्रकार से पढ़ लिख कर लोग पलायनवादी प्रवृत्ति को अपना लेते हैं। आगे देखें, चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखो। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूँगी, कलकत्ता पर बजर गिरे। क्या कहना चाहती है यहाँ पर? देखो, मानसिकता देखो उस अनपढ़ लड़की की मानसिकता में ही यह, उसके मन में यह विचार है, उसके मन में एक छवि बन गई है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वह अच्छा इंसान नहीं होता है। और जो पलायनवादी प्रवृत्ति है उस पर तो यहाँ पर उसने व्यंग्य कसा है। क्या व्यंग्य कसा है? कलकत्ता पर बजर गिरे, यानी कि शहरों की तरफ जो गांव को छोड़कर लोग जा रहे हैं ऐसे स्थानों पर तो बजर गिरे। यह बताने की यहाँ पर बजर गिरना, भारी विपत्ति आ जाना, यही बात उसने, कवि ने यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश की है। चंपा के माध्यम से यह बताना चाहा है कि हमें पलायनवादी प्रवृत्ति पर रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए और साक्षर भी होना चाहिए। क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर? कवि कहना चाहते हैं कि चंपा को पढ़ने की सलाह तो वह दे चुके हैं, लेकिन चंपा ने उस सलाह को मानने से इनकार कर दिया है। वह कहती है, क्या कहती है कि तुम बहुत झूठ बोलते हो, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, यानी कि पढ़ लिखने के बाद व्यक्ति झूठा बन जाता है, इसलिए वह तो पढ़ना ही नहीं चाहती है। आगे यहाँ पर क्या बताना चाहा है? कवि ने बताना चाहा है कि जहाँ तक शादी की बात है तो मैं शादी कभी भी नहीं करूँगी, और कभी जो मेरी शादी हो भी गई, क्या कहना चाहती है? अगर मेरी शादी हो भी गई तो मैं अपने पति को हमेशा अपने पास रखूँगी, उसे कभी कलकत्ता नहीं जाने दूँगी, यानी कि पलायन उसे वह गांव से शहर की तरफ नहीं करने देगी। दूसरे शब्दों में वह अपने पति का शोषण होने नहीं देगी। क्यों नहीं होने देगी? जो पढ़े लिखे लोग हैं वह शहरों में जाकर छोटी मोटी नौकरियां करते हैं और वहां पर उनके साथ शोषण किया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। इसके विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए वह लड़की कहती है कि वह अपने पति का शोषण नहीं होने देगी और न ही अपने पति को परिवार से दूर जाने देगी। परिवारों को दूर करने वाले शहर कलकत्ते पर बजर गिरे। क्या कहना चाहती है कि ऐसे शहर जो उनके माता पिता से, उनके परिवार से, उनके पढ़े लिखे बच्चे को दूर कर देते हैं, तो ऐसे शहरों पर तो बजर गिरे, अर्थात भारी विपत्ति आए, मुसीबतें आए, ऐसे शहर तो समाप्त ही हो जाए। वह अपने पति को कभी भी अपने से दूर नहीं रखेगी, अर्थात पलायनवादी जो प्रवृत्ति है उसको नहीं अपनाने देगी। इस प्रकार यहाँ पर बताना चाहा है कि
चंपा की जो दृष्टि है उसमें शिक्षित समाज किसका प्रतीक है? शोषण का यहाँ पर प्रतीक माना गया है। कौन माना गया है? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो साक्षर लोग हैं, वो अनपढ़ लोगों का शोषण करते हैं, कम पढ़े लिखे हुए लोगों का भी वह शोषण करते हैं। यहाँ पर कवि ने इस तरफ इशारा किया है कि समाज में ये प्रवृत्ति प्रचलित है। चंपा का जो भोलापन है वह यहाँ पर स्पष्ट रूप से उजागर हुआ है। ग्रामीण वातावरण का, परिवेश का यहाँ पर सजीव चित्रण हुआ है। मुक्तक छंद है, खड़ी बोली है। वज्रगिरे में शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश की भावना यहाँ पर दर्शाई गई है। जो शोषण करने वाला वर्ग है उसके प्रति यहाँ पर आक्रोश दिखलाया गया है। और अनुप्रास अलंकार पूरी ही पोएम में यहाँ पर सुंदर ढंग से कवि ने प्रयोग किया है। इस प्रकार हमारी यह पोएम कंप्लीट हुई। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।